गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। बच्चे काम किया होगा मेरे ख्याल में, रिवीजन तो कर ही लिया होगा। कल छुट्टी थी आपके, फुल टूस नहीं? हम्म। ओके जी, ओके ओके। तो मेरे पास ना पैकिंग फ्रैक्शन निकल गए थे। एक तो बॉडी सेंटर्ड का, बाद में इसको थोड़ा समराइज कर लेंगे हम लोग। और एक हमारे पास आ गया था सिंपल का ना। क्लियर है? एक सिंपल का आपके पास ऑक्यूपाइड, और मैंने आपसे कहा था कि आप ना याद रखोगे क्या, पाई की टर्म्स में। तो पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल का पाई बाई 6 है, और अनपैक्ड 1 - पाई बाई 6 है। ठीक है जी। और इधर आओगे तो √3 पाई बाई 8 है, और 1 - √3 पाई बाई 8 इसका अनऑक्यूपाइड है। ठीक है जी। नेक्स्ट फोकस हम कर लेते हैं इसके अंदर। अब टाइम तो हो गया होगा आई थिंक। हाँ जी, शुरू हो गया। तो अब हम एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, जिसको सीसीपी भी बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एफसीसी का मतलब तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक हो गया है, और सीसीपी का मतलब क्लोज क्यूबिक या सीसीपी क्लोज क्यूबिक पैकिंग हो गया है। ठीक है ना? सीसीपी, एफसीसी या सीसीपी। बच्चे जितने भी हैं सब जानते हैं कि एफसीसी जब आप बनाओगे तो 8 कॉर्नर्स आपको बनाने पड़ेंगे, एज यूजुअल जैसा आप करते आए हो। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें 6 फेस, 1 2 3 4 5 6। अब इसका जो सेंटर है, सेंटर ऑफ बॉडी है, वो खाली पड़ा हुआ है, अनऑक्यूपाइड है। इसका जो एज है, क्लियर, वो भी खाली पड़ा हुआ है। क्लियर? लेकिन समझने की बात क्या, जो फेस का सेंटर है, आप तो पैकिंग निकालने चले हो ना, वो ऑक्यूपाइड है। क्लियर? वो ऑक्यूपाइड है। ठीक है जी। अब वो ऑक्यूपाइड है जब, तो उसके बारे में ही डिस्कशन चलेगा। मीन क्या निकला कि अगर मैं फेस अलग से बना दूं, और इसको आप लोग बोलते क्या हो, फेस डायगोनल। ठीक है जी। इसकी लेंथ कल बताई थी आपको पिछली क्लास में जो भी था, a√2, क्योंकि ए इसके एज लेंथ है। ठीक है जी। अब इसकी लेंथ हो गई a√2। अब आपको समझना और सीखना क्या है, एक तो फेस के सेंटर में यहाँ पार्टिकल पड़ा हुआ है, एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है, एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर मेरे पास a√2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4r। जहां भी आपको कंफ्यूजन हो इमीडिएटली मेरे से डिस्कशन करना आपने, और फाइनल कंक्लूजन उसके बाद चलेगा। a√2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4r। तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2√2r। a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2√2r। अब आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन के लिए क्या लिखते हो जी, z। क्लियर? यहां लिखते हो एरिया ऑफ द स्फीयर्स, या एरिया ऑफ द स्फीयर जो भी है, और यहां लिखते हो, थोड़ी सी गलती है, वॉल्यूम, मेरी गलती, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। डिवाइड किससे करते हो बच्चे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आप स्मार्ट हो, आपको पता है जेड का वैल्यू फॉर एफसीसी कितना है, 4 है, और 4/3 IR³ एक स्फीयर का वॉल्यूम है, और ए की वैल्यू सीधे सीधे 2√2, क्लियर है, r³ कर दो, 2√2 r³ कर दो। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो ऊपर 16 लिखा जाएगा, पाई लिखा जाएगा, r³ कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 आपके पास, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा बच्चे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और √2 का क्यूब 2√2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आप समझे तो इसमें कैंसलेशन किसका हुआ, 16 का 16 से। आपके पास बचा क्या, π/3√2। इसको जब सोल्व करोगे 0.74 के अप्रोक्स आ जाएगा ये। इसको बोलते हो पैकिंग फ्रैक्शन, इसको बोलते हो पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर किसी को पैकिंग एफिशिएंसी पे जाना है तो 0.74 मल्टीप्लाई विद 100, 74%। 74%।
ठीक है जी। और अगर किसी को अनऑक्यूपाइड पे जाना है, 1 माइनस पाई बाय 3√2, क्लियर है, इट इज 0.26 या फिर 26% अनऑक्यूपाइड स्पेस है। अब जितना हमने पीछे पढ़ा ना, हमने जितना भी पीछे पढ़ा हुआ है उसको अगर हम समरी के फॉर्म में यहां लिख लें, समराइज कर लें, ठीक है जी, तो बड़ा सिंपल सी समरी बनेगी बच्चे। सबसे पहले सिंपल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और वैसे मैं बार बार बता रहा हूं, जब हम फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो बच्चे, अगेन द कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट, यहां होएगा एफसीसी, ठीक होगी बात। अब मैंने जब सिंपल लिखना है तो जेड की वैल्यू लिख देनी है जी 1, यहां जेड की वैल्यू लिख देनी है 2, और यहां जेड की वैल्यू 4, ठीक है जी। अब मैं यहां लिखता हूं क्या, इसके पास Z1 है, Z1 है, Z1 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है, इसको डायरेक्ट टच करने वाले एटम्स 6 हैं। बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। कैसे है, एक बार पीछे भी लेके चलूंगा मैं आपको। और यहां का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चे, वो 12 है एफसीसी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको समझ में ना आए, वैसे बताया था आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट, हाँ जी हाँ जी, नियरेस्ट नेबर, पड़ोसी, बिल्कुल ना, जस्ट एडजेसेंट, नियरेस्ट नेबर, जस्ट एडजेसेंट, जो बिल्कुल पास में, जो उसको टच कर रहा है, उसको बोलते हो नियरेस्ट नेबर्स, नियरेस्ट नेबर्स। तो ये समरी आपको समझ में आ रही हो अगर, तो मैं चाहता हूँ इस समरी को एक बार मैं आगे लेके चलूं अगले पेज पे ना, फिर जैसे कचरा नहीं होएगा। मैंने यहां से ना रब कर दी इसको, या फिर चलो इसको छपी रहने देते हैं, अगले पेज पे वापस लिख लेते हैं। अगले पेज पे लिख लूं मैं, चलो चलो। यहां पता क्या किया मैंने, इस जगह पे लिख लिया बीसीसी, पहले सिंपल था, सबसे पहले सिंपल लिख लिया जी, ठीक है, फिर बीसीसी लिया, फिर एफसीसी लिख लिया। जेड की वैल्यू 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, ठीक है जी। अब मुझे जो समझना है, क्लियर, जो नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस है, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट नेबर। और मैं आपको ना अकॉर्डिंग्स टू द मेडिकल एग्जाम बोलता हूं, अगर नेक्स्ट नियरेस्ट पूछने लगे ना, उन क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया करो, नेक्स्ट नियरेस्ट नीड नहीं होती है नेक्स्ट नियरेस्ट की। तो ये ए डिस्टेंस है बच्चे, और ये √3a/2 पे है। किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो a√3 लिख लिया करो, a फिर √3। कई बच्चों को लगता है √3 में ही a आ गया है, नहीं। और इसकी जो डिस्टेंस है 2√2, क्लियर। एक्चुअली हुआ क्या था उसको समझो पहले, तो मैं आपको समझा, पीछे जाके समझाता हूं एक बार। कुछ लोगों को हल्का हल्का कंफ्यूजन हो तो 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। मैं पहले सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूं, पहले मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूं। थोड़ा सा फोकस करना इस डायग्राम की तरफ, थोड़ा सा फोकस करना इस डायग्राम की तरफ। अब इस पार्टिकल पे फोकस करो बच्चे। अब इस पार्टिकल पे जब फोकस करोगे ना, तो जस्ट नियरेस्ट ये मिलेगा ए डिस्टेंस पे, फिर अगला ये मिलेगा ए डिस्टेंस पे, फिर ये मिलेगा ए डिस्टेंस पे, एक इसके पड़ोस में, एक इसके पड़ोस में, क्लियर ना, एक इसके इधर पड़ोस में। तो दो तो ये हो गए ए डिस्टेंस पे, दो ये हो गए ए डिस्टेंस पे, दो ये हो गए, क्लियर। अगर मैं इसको 3D बना दूं ना, सिंपल का 3D, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। कुछ इस टाइप के शेप स्ट्रक्चर आपके पास ड्रॉ होने लगेंगे, क्लियर। लेकिन अब इसको लिखना मतलब कचरा करना चीजों का ना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्लियर। तो इसको आप समझ जाओगे कि ये हमारे फोकस पे था, इससे ए डिस्टेंस, ए डिस्टेंस, इधर ए डिस्टेंस, चाहो तो ऐसे ही बना लो एक, क्लियर। फिर ए डिस्टेंस, कुल मिलाकर ए डिस्टेंस पे 6 पार्टिकल्स आपको दिख गए हैं, ठीक होगी बात। चलो, अब जब ये समझ में आए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। अब मेरे पास है कौन, बॉडी सेंटर्ड। अब मेरे पास कौन है, बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर को जब आप देखोगे ना बच्चे, मैं इसको फिर ड्रॉ करने जा रहा हूं। यहां मैंने एक ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया, एक क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। यहां कॉर्नर, और आपको उस दिन भी बताया था
कि जो इसका कॉर्नर से कॉर्नर है वो डायरेक्ट टच में नहीं है, यहाँ एक खाली जगह बची है, मतलब दो दो कॉर्नर के स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, दो कॉर्नर के स्फीयर एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इसके बीच 13% जगह कैसी पड़ी हुई है। इसका भी डेरिवेशन है मेरे पास, अनऑक्यूपाइड और अनपैक्ड। ठीक है जी, तो जब आप पैकिंग ढूंढने लगो तो कम से कम एक एज पे तो पैक मिलेंगे नहीं। अब हमारा ध्यान इस पे गया, सेंटर पे, सेंटर पे देखा तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाली क्लियर बच्चे। तो इस पे एक पार्टिकल है, यहाँ सेंटर में दूसरा पार्टिकल है, यहाँ तीसरा पार्टिकल है, तो कुल मिलाकर मुझे अगर इस सेंटर की बात करूं, अगर मैं इस सेंटर की बात करूं, इस सेंटर की बात करूं, तो यहां से मुझे अगर मैं पेन चेंज करूं तो एक ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, सेवंथ ये, एट्थ ये, 8 नियरेस्ट नेबर मिलेंगे। और जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सबको पता है इसको क्या बोलते हो, बॉडी डायगोनल। यहां आपके पास एक स्फीयर था, इस पूरे की डिस्टेंस √3a थी, और इसका जब हाफ कर दिया √3a/2, ये नियरेस्ट नेबर की क्या निकल आई आपके पास, डिस्टेंस। समझ गए हो मेरी बात को, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस आपको इन दोनों में अगर कंफर्म होगी तो मैं आपको 1 मिनट का स्पेस वापस दे देता हूं, कहीं भी आपको दिक्कत हो, अब कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ पढ़ेगा, इसको ध्यान से पढ़ लो, 100% आपके क्वेश्चन होने लगेंगे अब। अगला पेज करूं, पक्का। चलो अब 30 सेकंड लगाना इस वाले पेज पे, ज्यादा मत लगाना, जल्दी जल्दी हो जाएगा, सिर्फ 30 सेकंड लगाने। चलो अच्छी बात है, और इसका डेरिवेशन हमने यहाँ पर किसका किया था, एफसीसी का। क्लियर है, मुझे लगता नहीं तो आज ही सीखा है, तो इसको रिवाइज करने की नीड है नहीं है। ठीक है, और ये टेबल बन रही थी बच्चे, अब आपके पास √2a/2, a/√2, ये डिस्टेंस आपके पास किसकी हो जाएगी, एफसीसी की। इसको भी पहचानने का तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर, तो ये Z1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये कोऑर्डिनेशन 6 से 12 हो गया, डिस्टेंस √3a/2 हो गया, ये a/√2 हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो नेक्स्ट मुझे इसके अंदर मिलेगी पैकिंग, मतलब पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन अभी आपने पढ़ाई है, तो सिंपल का पैकिंग फ्रैक्शन क्या आया था, π/6, इसका √3 π/8, ये 8 3√2 या 2√3 क्या था ये, ठीक है, अभी जस्ट किया ही था हमने ये वाला। ओके, तो अगर इसको पैकिंग एफिशिएंसी के हिसाब से लिख रहे हो तो अप्रोक्सीमेट 52.46% के आसपास था। ठीक है, ये 68% था, और ये आपके पास था 74%। ठीक है, तो ये एक टेबल हो गई है जिसको आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है, और इसी से काफी सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होने लगेंगे। नियरेस्ट नेबर के डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर का नंबर, क्लियर, जेड का वैल्यू क्या है, ये सब बातें अगर कंफर्मेशन पे चली जाए। कौन सा बेटा, ये वाला, कुछ, हाँ कुछ करेक्शन करना है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल।
लो जी, अब ठीक है, यही ना। चलो, तो इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो अब मैं ना आपको पैकिंग पे लेके चलूंगा, फिर वॉइड्स के बारे में बात करूंगा। पैकिंग देन वॉइड्स। पैकिंग मतलब 1D, फिर 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल। थ्री डी के तो सारे ही हो गए हमारे। फिर हम मूव करेंगे वॉइड्स की तरफ। फिर आपके पास ना क्वेश्चन बनने लगेंगे, जैसे कॉर्नर पे 8 पार्टिकल्स है, ए बी सेंटर में पड़ा है, तो फॉर्मूला बताओ। तो उसमें ना वॉइड्स भी इंक्लूड हो जाएंगी। फिर इस चैप्टर में डेंसिटी का फॉर्मूला एंड देन डिफेक्ट्स, और चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली कल खत्म हो जाएगा। बोलो जी, अगर ये कंफर्म है तो फिर मैं आगे आपको पैकिंग की बात करना शुरू करूं। श्योर। चलो, अगली हेडिंग मेरे पास है क्लोज पैकिंग इन द सॉलिड क्रिस्टल लैटिसेस। क्लोज पैकिंग इन द सॉलिड क्रिस्टल लैटिसेस। ठीक है जी, अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1 डायमेंशनल, और 1 डायमेंशनल पैकिंग इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। ओनली सिंगल अरेंजमेंट है बच्चे इसमें, ओनली सिंगल अरेंजमेंट है इसके अंदर। और वो क्या है? साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड पार्टिकल्स को, स्फीयर्स को रखते चले जाओ, बस एक एज बन जाएगा। और जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सब समझदार हैं, सबको पता है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होना है। देख, 2, बात खत्म। ठीक है जी, चलो अब हम 2 डायमेंशनल की तरफ बढ़ते हैं। 1D तो एक ही हो सकता है। सेकंड मेरे पास है 2 डायमेंशनल, 2D पैकिंग। 2D पैकिंग आपके पास दो है। 2D पैकिंग आपके पास दो टाइप की है, दो अरेंजमेंट्स है सिर्फ। 2D पैकिंग की आपके पास दो अरेंजमेंट्स है। पहली आपके पास, टू डी पैकिंग आपके पास दो टाइप की है। एक है आपके पास स्क्वायर, दूसरी आपके पास है हेक्सागोनल। एक आपके पास है स्क्वायर, दूसरी आपके पास है हेक्सागोनल। अब कैसे होएगी चेक करना है जी। जो आपके पास 1D अरेंजमेंट थी ना बच्चे, जो आपके पास 1D अरेंजमेंट थी, उसको रिपीट 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 करते चले जाओ। तो अगर आप इसकी थ्योरी लिखना चाहते हो, कि 12वीं देने तो जा नहीं रहे, फिर भी समझा रहा हूं कि आपने क्या करना है, रिपीट करना है। किसको? रिपीटिशन ऑफ द 1D अरेंजमेंट। अपने 1D अरेंजमेंट अगर इसके अंदर भी एंट्री करना चाहते हो तो चेक करना कि इसमें एक स्फीयर लगातार 4 स्फीयर्स के टच में है। एक स्फीयर 4 स्फीयर्स के लगातार टच में है। तो कुल मिलाकर अगर कोई बच्चा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहता है और इस अरेंजमेंट का नाम रखना चाहता है, स्क्वायर बन गया तो नाम तो स्क्वायर पैकिंग रखना ही था। क्लियर ना? तो 1D अरेंजमेंट आपके पास 1D अरेंजमेंट का रिपीटेशन किया, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आया वो आपके पास 4 आ गया। फिर मैं आपको बता दूं, मैं 2 डायमेंशनल के अंदर हूं, सिर्फ एक लेयर बिछा रहे हैं हम लोग। मान लो जिस फ्लोर पे आप बैठे हो वहां पे आपने क्या किया, स्फीयर्स को साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड रख दिया। इसके अंदर अगर आप झांको ना, एक बहुत बढ़िया बात निकल कर आई है, ये चेक करो। इसका नाम पता है क्या है? स्क्वायर VOID, वॉइड। इसको बोलते हैं स्क्वायर वॉइड, इसको बोलते हैं स्क्वायर वॉइड। ठीक है जी। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बच्चे आ गया? इसका 4 आ गया है। और इसमें अगर कोई और थ्योरी जोड़ना चाहते हो तो पता है क्या होता है एक्चुअल में? एवरी स्फीयर इज द मेंबर ऑफ 2 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोज। एवरी स्फीयर इज द मेंबर ऑफ 2 rows, that is 1 horizontal, चेक कर सकते हो, एंड सेकंड वर्टिकल। हर एक मेंबर, हर एक मेंबर, हर एक स्फीयर 2 रोज का मेंबर है आपके सामने। क्लियर? तो इसीलिए जो अरेंजमेंट आई इसका नाम आपने क्या रख दिया है? इट इज नोन एज द स्क्वायर लैटिस। वन मोर थिंग, इसका मुझे पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। फिर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट इज 2 डायमेंशनल, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है।
वैसे में अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो मेरे पास डेरिवेशन है, मैं अभी करवा देता हूं आपको। 78.5% जगह भरी हुई है इसकी, 78.5% जगह भरी हुई है। बच्चे कहते पैकिंग फ्रैक्शन निकाल के बता दो आप, तो चलो जी, स्क्वायर लेटिस का पैकिंग फ्रैक्शन निकलने जा रहा है। 2D है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपसे, डायमेंशनल है, तो अब वॉल्यूम नहीं आएंगे, अब एरिया आएगा। क्लियर है? तो चेक कर लें भाई, मेरे पास एग्जैक्टली कौन बना हुआ है, एक मेरे पास बना हुआ है, एक मेरे पास बना हुआ है स्क्वायर। अगर आप चेक करो, ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। क्लियर? ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, और इसके सेंटर में एक स्फीयर दिख रहा होगा, और इसको टच करने वाले, इसको टच करने वाले, इसको टच करने वाले, इसको टच करने वाले 4 स्फीयर दिख रहे होंगे। क्लियर है? चलो एक बार फिर इसको रब करके आपके दिमाग में वापस डाल दूं, अगर आप समझ सीख पा रहे हो तो आपके लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। मैंने क्या किया, इसको अब थोड़ा सा इजी वे में बनाया। यहां एक स्फीयर रख दिया। क्लियर? और इस जगह पर एक स्फीयर रख दिया, इस जगह पर एक स्फीयर रख दिया, इस जगह पे एक स्फीयर रख दिया, इस जगह पे एक स्फीयर रख दिया। ओके, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगा ले। किस बात का दिमाग लगाएंगे? पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड। अब लिखना होगा एरिया ऑफ द स्फीयर, तो होता नहीं है, तो सर्कल का रोल कर रहा होगा, वो रिंग का रोल कर रहा होगा, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 2D है ना बच्चे, वही स्फीयर आपको सर्कल के फॉर्म में दिखेगा। क्लियर? नीचे रखोगे एरिया किसका? ऑफ द स्क्वायर। वेरी गुड, क्लियर है? तो बच्चे समझ गए। अब अगर आपको जेड निकालना है तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पूरे स्फीयर ने इसके अंदर सिर्फ कंट्रीब्यूशन कितना कर रखा है। क्लियर? चेक करना चाहो तो खुद ही पता चल जाएगा आपको। ये जो आपके पास स्फीयर, हाँ 1/4, टोटल कितने, मैं गिन के दे देता हूं, 4 × 1/4, और सेंटर में एक पड़ा हुआ है। आपके पास 1 ही हो गया, 1 ही हो गया। ना समझ में आए तो मेरे को रोक सकते हो आप लोग। z इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यहां 2 लिखा गया। सर्कल क्या होता है? πr², और ये क्या होता है? साइड साइड इंटू साइड a²। और शायद बच्चों को पता हो कि यहां पैक्ड कौन है, ये वाली लाइन, ये लाइन पैक्ड है, क्योंकि इस एज पे तो पैकिंग है ही नहीं, खाली जगह पड़ी हुई है ये वाली। तो आपने क्या किया, इस पूरे a√2 इज इक्वल टू 4r। ठीक है जी। अब बच्चे थोड़ा सा हैंडलिंग करें अगर, तो 2 अपनी जगह, πr² अपनी जगह, और एक ही जगह क्या लिखोगे आप लोग? 2√2 r का होल स्क्वायर। सोल्व कर ले, 2π। क्लियर? ये आपके पास क्या हो जाएगा? 4 × 2, r कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया बच्चे, π/4 आ गया। और बच्चे स्मार्ट हैं, 3 / 4 75 होता है अप्रोक्सीमेट। 3/4 तो 3.14/4 क्या हो जाएगा? 0.785। तो फिर बच्चों को अगर फाइनल टच देना है किसी बात को, तो आपको जो 2 डायमेंशनल है उसके पैकिंग फ्रैक्शन को एक तो डिजिट्स में याद रखो, ठीक है, दूसरा पाई की टर्म में याद रखो, जो कि मैक्सिमम, अब देखो हुआ मैक्सिमम जगहों पे यही पूछा जाता है। एक इंजीनियरिंग का पेपर बना, उसके अंदर ना ये फोटो बना के दे दिया, चाहे तो आप पीछे चेक कर लेना, पिछले 7-8 साल के पेपर चेक करने पड़ेंगे। इस फोटो को बनाने के बाद पूछा इसका पैकिंग फ्रैक्शन बताओ, बच्चे इसका डेरिवेशन करके गए थे, वहां जाके कुछ नहीं किया, सीधा टिक मार के आगे 78.5%। तो इसमें से सारी बातें निकल कर आ गई। क्या निकल कर आ गई? सॉलिड्स का 1D अरेंजमेंट एक लाइन का होएगा, सॉलिड का 2D अरेंजमेंट 2 टाइप का होएगा, सॉलिड्स का 2D अरेंजमेंट 2 टाइप का होएगा, सॉलिड्स का 2D अरेंजमेंट 2 टाइप्स का होएगा, पहला स्क्वायर, दूसरा हेक्सागोनल। सुन पा रहे हो भाई? कोई कंफ्यूजन हो इमीडिएटली आपको डिस्कशन करना है।
चलो जी अगला पेज लेके चलूं अब मैं। ये आज का पहला पेज था, ये फिर आज का सेकंड पेज हुआ, ये हमारा आज का थर्ड पेज। कोई कंफ्यूजन हो आप मोस्ट इनवाइटेड हो बात करने के लिए। लो जी, हाँ जी बेटा। हाँ डेरिवेशन तो बच्चे ऐसे ना, हमने 12वीं तो लिखनी नहीं है साक्षी, है ना। 12वीं लिखनी नहीं है तो फिर जैसे ना मेरे को एक शाम को बैच आता है मेरे पास, वो 12वीं भी लिख रहे हैं, साथ में 12वीं का पेपर होएगा उनका, तो उनको जब सॉलिड कराऊंगा तो मैं बोलूंगा बच्चे कर ही लो इसको। मैं तुम्हारे लिए तो मैं मना करूंगा कि यार मत ही करो, क्योंकि ना आप हेक्सागोनल की मैं आपको ना डेरिवेशन नहीं बता रहा, अगला हेक्सागोनल मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ सीधी आपको, ठीक है ना। और टेबल इकट्ठी कर लो बच्चे, सॉलिड चैप्टर दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। जो कल मैंने टेबल बनाई थी ना परसों, मतलब क्लियर, उस टेबल के बस उस टेबल को 2-3 बार कर लो, और उसकी ट्रिक भी बना दिया मैंने, कट ऑफ बाय हार्ट कर दिया, ए अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90। अगले फोर्थ और फिफ्थ में दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, क्लियर। फिर आगे सारे बराबर है लेकिन 90 नहीं, और इसका अगला बराबर भी नहीं है 90 भी नहीं है। ऐसे कुछ सेकंड्स में ही सारा काम हो जाएगा, क्लियर। सीटीयू एमएचआरटी करके। अब मैं हेक्सागोनल की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। हेक्सागोनल लैटिस कौन सा वाला, 2 डायमेंशनल, ठीक है जी। इसमें पता क्या करना है, वो जो आपकी 1D अरेंजमेंट बनी थी ना, जो आपकी 1D अरेंजमेंट बनी थी ना, उनके डिप्रेशंस में स्फीयर्स रखने, उनके खाली जगहों में जो फर्स्ट रो की खाली जगह थी वहां स्फीयर्स रखने आपने। तो अब हाँ हाँ, ये जो डिप्रेशन बना ना, खाली जगह बनी ये वाला, वॉइड वर्ड मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत है, जैसे वन पूरा पूरा 2D बनता है ना, फिर एक वर्ड नजर आती है आपको, क्लियर ना। मुझे वॉइड बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो मैं वॉइड बोलता नहीं, वॉइड अब बोल दूंगा वॉइड, ये वॉइड है अब। इसका नाम है ट्रेंगुलर वॉइड, क्लियर। तो अब आपने समझना क्या था, जो आपके पास फर्स्ट रो के डिप्रेशंस थे, क्लियर, सेकंड लाइन इज इन द डिप्रेशंस ऑफ, मैं तो इसको भी रिकमेंड नहीं कर रहा, जो मैं अभी कमेंट्री लिख रहा हूं ना, ये भी मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हम कौन सा 12वीं लिखने जा रहे हैं। सेकंड लाइन इज इन द डिप्रेशंस ऑफ फर्स्ट लाइन एंड देन रिपीट इट। इसको बार बार रिपीट करते जाओ, तो आपके पास एक अरेंजमेंट बनेगी, क्लियर। उसका नाम आप क्या कर दोगे, हेक्सागोनल। और व्हाई इट इज हेक्सागोनल लैटिस, ये हेक्सागोनल लैटिस क्यों है, इसका भी बड़ा आसान सा जवाब है। किसी भी स्फीयर को जो तुम्हें दिख रहा है, क्लियर, उसके सराउंडिंग वाले स्फीयर्स को हाईलाइट करके उनके सेंटर्स को जब मिलाओगे तो एक हेक्सागोनल शेप निकल के आएगा। और वो हेक्सागोनल शेप जब निकल के आएगा तभी हम उसको क्या बोलना शुरू कर देंगे, हेक्सागोनल लैटिस। और जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं सारे के सारे मेरे को शायद सुन पा रहे होंगे, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बिल्कुल 6 हो गया। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है तो मैं नहीं चाहता मैं इसका डेरिवेशन दूं, वो भी पॉसिबल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको डिवाइड करना पड़ता है, आंसर आता है इसका, क्लियर। तो अब मैं थर्ड नंबर पे जाकर इसका पैकिंग फ्रैक्शन बता रहा हूं आपको, अप्रोक्सीमेट इसका है 91% के आसपास, 90.7% के आसपास पैकिंग एफिशिएंसी, और पैकिंग फ्रैक्शन जो निकलेगा 0.907। फ्रैक्शन एक से कम होता है और एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है बच्चे। बस इसको ना ड्रॉ करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है, तो सारी बातें वहीं से समझ में आने लगती हैं, ये वाला, क्लियर। अब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा ना तो मैं सबसे पहले जेड लिखूंगा इसका, ये देखो, और 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो इसमें ना एक मैं लिखता हूं किसी और पेन से, पेन रेड यूज कर ले, देखो यूज है तो आप सजेस्ट करो, ब्लू ले लेते हैं जी, ले लिया जी। 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, क्लियर है। अब इसकी हरकतें भी सेम ही होंगी, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया, 9 10 हो गया, 11 12 हो गया, ठीक है ना। तब जैसी पैकिंग एफिशिएंसी या फ्रैक्शन निकालोगे ना तो जेड इंटू, क्लियर है, फिर यहाँ लिखोगे आप लोग जो स्फीयर्स हैं वो तो पाई आर स्क्वायर ही होएगा,
जो नीचे है ना बच्चे, अब थोड़ा सा फोकस करना। यहां मैंने इसको ना, सब समझदार है बच्चे, ये देखो कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए इसके अंदर, 6, ठीक है ना। 6 लिख दिया जिसमें है, देखो ये 12, ये 12 क्लियर, इंटू 1/6 हो गया, प्लस एक सेंटर में हो गया, तो ये इसका जेड हो जाएगा एग्जैक्टली, ठीक है ना। और इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा जिसके अंदर ये है, नीचे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मुझे ना एरिया का फॉर्मूला नहीं पता, ये तो नहीं होता कहीं √3, हे भगवान, बोलो भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसे पुट करोगे फिर ए की वैल्यू पुट करनी होगी तुम्हें। तो ए की वैल्यू चाहे तो ऐसे पुट कर लेना, टच चाहिए तो ऐसे पुट कर लेना, टच चाहिए तो ऐसे पुट, ए बराबर 4r हो जाएगा बच्चे, आर 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 आर। तो फिर एग्जैक्टली जो तुम्हारे पास आंसर आएगा ना, क्लियर, तुम्हारे पास जो एग्जैक्टली आंसर आएगा वो जो मैंने भी आपको बताया था वही आ जाएगा, 91% के आसपास, ठीक है। तो नहीं करवाना था फिर भी करवा दिया आपको इसका डेरिवेशन। दसो जी दसो, चलो जी नेक्स्ट फोकस और टारगेट करते हैं बच्चे। नाउ द 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल आपके पास, 3 डायमेंशनल, एक बच्चे ने पूछा सर 2 डायमेंशनल और भी तो हो सकता है, मैंने कहा बताओ कैसे, कहते सर एक के पीछे एक, ठीक है, फिर कहता फिर 2 के पीछे एक, मैंने कहा ये भी ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है, ऐसी ऐसी कितनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है। कहता सर 3 के पीछे एक, मैंने कहा बाकी बच्ची जगह में कबड्डी खेलोगे क्या, ये खाली जगह क्या करोगे, ये हाईली तो अनपैक्ड हो जाएगा। उसकी बातें शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी लग रही थी, 1 बाय 1, एक के पीछे एक, 2 के पीछे एक, ठीक बोल रहा था वो, क्लियर ना। लेकिन हाउ द 1 इन बिहाइंड द 3, 3 के पीछे एक, 3 के पीछे एक कैसे लगाऊं मैं, और खाली जगह ही बहुत बचने वाली है इसके अंदर। तो इसीलिए 2D पैकिंग सिर्फ 2 ही टाइप की हो पा रही है। अब आपके पास 3D पैकिंग की बात चल रही है। 3D, अब ध्यान से सुनना भाई, स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर लेटिस, अब आप ना इसको 3D में पैक कर रहे हो, मतलब ऐसे उठा रहे हो ऊपर की तरफ। तो स्क्वायर वाले के 2 बन जाएंगे, एक तो सिंपल बनेगा, एक इसका बॉडी सेंटर्ड बनेगा, और जो हेक्सागोनल है बच्चे जब उसको उठाओगे उसके भी 2 बन जाएंगे। आप समझ पा रहे मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने एक लाइन बिछाई, दिमाग लगाओ, 1 लाइन, इतना भी मत लगाना, 1 लाइन, लाइन के पीछे लाइन के पीछे लाइन के पीछे लाइन, तो कौन बन गया, स्क्वायर बन गया। अब स्क्वायर को मैंने ऐसे उठाना शुरू किया ऊपर की तरफ, क्लियर। तो जब ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया तो एक साइड बाय साइड, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर के ऊपर चौथी लेयर के ऊपर पांचवी लेयर के ऊपर छठी लेयर, तो कुल मिला के मेरे पास एक सिंपल ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए ट्रिपल ए डबल ए डबल ए डबल ए टाइप की अरेंजमेंट बन गई। सब कुछ पता है इसके बारे में। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वो ए है, ठीक है ना, और सब बताया हुआ आपको। ओके, नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस भी बता दी। पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन फ्रैक्शन सब डेरिवेशन में जा चुका है। जो हमने परसों किया था, हाँ, वो था सिंपल का, आई थिंक 52 पॉइंट एफिशिएंसी, 52.6 या 4% के आसपास था। अनऑक्यूपाइड क्या, ये क्या, वो क्या, सब पता है। अब पता है क्या करना है बच्चे, जो आपके पास स्क्वायर वॉइड ऑफ द स्क्वायर लैटिस इज ऑक्यूपाइड इन 3D अरेंजमेंट। अगर आप मेरी बात को समझे तो इसमें पता है क्या हुआ, यहां आपने स्क्वायर लैटिस को रिपीट किया है, किसके अंदर, सिंपल के अंदर, स्क्वायर लैटिस रिपीटेड, स्क्वायर लैटिस रिपीटेड 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 रिपीटेड, रिपीट 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 करते जाए। यहां पता है क्या किया आपने, बॉडी सेंटर्ड में आपने स्क्वायर वॉइड, अगर आप मेरी बात को सुन रहे थे तो आपको समझ में पक्का आएगा। ये मेरे पास था एक सिंपल
ये देखो, आपको स्क्वायर वर्ड दिख रही है इसमें। अब एक फर्क करते हैं, देखो ना, एक फर्क करते हैं इसमें, सुनो। पता है क्या किया, जब इस पे 4 पार्टिकल ऊपर रख दिए, फिर 4 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 रख दिए, तो एक ही टाइप की लेयर रिपीट 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 रिपीट, उसको बोलती है इसने सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। फिर पता है क्या किया उसने, एक गेम खेला उसने ना, अब इसके ऊपर रिपीट नहीं किया, यहां रखे पार्टिकल्स, यहां रखे पार्टिकल्स, फिर तीसरी लेयर बनी, फिर चौथी लेयर बनी, फिर पांचवी। लेकिन हमें ज्यादा लेयर्स बिछाने में खतरा है, हमारे दिमाग में समझ में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग उतना 3D सोच नहीं सकता, हमारा दिमाग 2D बहुत अच्छा सोच सकता है। और अगर मूवी भी देखनी हो ना 3D, तब भी चश्मा लगाना पड़ता है। अब तो 1 साल से देखी होगी किसी ने, लेकिन किसी ने अगर 3D मूवी देखी हो तो चश्मा लगाकर देखते हैं हम लोग, है ना। डायरेक्ट तो हमारी आंखों को 2D भी दिखती है, 3D तो दिखती ही नहीं है। तो हमारा दिमाग भी 3D सोचने में उतना ही इनकैपेबल है। क्लियर। तो जब हम देख ही नहीं पाएंगे तो देख ही नहीं पाएंगे तो सोच कैसे पाएंगे। तो 3 लेयर के बाद काम बंद कर दिया करो, नहीं तो उलझ जाओगे। तो मैंने क्या कहा, आप स्क्वायर लेटिस को ना बार 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 रिपीट करो तो सिंपल बन गया। और उसी स्क्वायर लेटिस के स्क्वायर वॉइड को ऑक्यूपाई करा के 3D में फैला दो, तो जो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट आपके पास बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, जिसको आप ऑलरेडी मेरे से सीख चुके हो और आज रिपीट भी कर चुके हो। क्लियर। ये लो जी। कहो तो पीछे लेके जा सकता हूं वापस, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ये बेसिक लेयर थी, बेस लेयर थी, फ्लोर। उसके बाद एक लेयर आपने ऐसे बिछाई, उसके बाद फिर वैसी लेयर बिछाई, फिर उसके बाद वॉइड भरी, फिर चलता गया, तो ऐसे एक 3D अरेंजमेंट आपके सामने बनकर आ गई। डिस्टेंस अभी बताया था √3a/2, पैकिंग 68%। इसका नाम रख दिया आपने ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी के बाद ए, स्क्वायर से बनी हुई, स्क्वायर लेटिस से बनी हुई ए बी ए बी ए बी अरेंजमेंट। सबको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या था, 8। डिस्टेंस क्या थी इसकी, 3a, हाँ जी, /2, है ना। चलो जी। अब ऐसी तुम्हारे पास जो स्क्वायर हेक्सागोनल लेटिस है, उससे एक तो बनेगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको आप HCP बोलते हो। दूसरा बनेगा आपके पास क्या, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बाद जिसको भी लिख कर आए थे, FCC, या इसी का दूसरा नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। इसी का दूसरा नाम है CCP, इसी का दूसरा नाम है CCP। ठीक है जी। चलो अब हम इसको बनाकर देख लेते हैं, समझ कर देख लेते हैं। क्लियर। वैसे यहाँ कोई डायग्राम उठाया जा सकता था गूगल करके भी, जिसमें तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो सकती थी। लो जी। ठीक है जी। इसको मैंने थोड़ी देर पहले ट्रायंगुलर वॉइड बोला था। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं और दिखाता हूं आपको ना, एक बार ध्यान से देखना इसको। इसमें तुम्हारे पास जो वर्ड्स बनी हुई है ना बच्चे, ध्यान मत हटाना। एक का इपिक अपर साइड है, फिर अपर साइड है, फिर अपर साइड है, और बाकी के इपिक देखोगे आप ना, लोअर साइड है। ये थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने ये वाला। ठीक है भाई। लेकिन इस वॉइड का नाम 2D के अंदर आप क्या बोल चुके थे, ट्रायंगुलर वॉइड, ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है जी। अब वापस वहीं चलते हैं जी। लो जी, अब ध्यान से सुनना। जो आपके पास ट्रायंगुलर वर्ड है ना बच्चे, वो आपके पास ट्रायंगुलर वर्ड तो ट्रायंगुलर है, लेकिन डायरेक्शन में फर्क है। एक का इपिक ऊपर की साइड है, दूसरे का नीचे की साइड है। ग्रीन वाला नीचे, व्हाइट वाला ऊपर की साइड। अब मैं छोटा सा काम करूंगा, इसको रीड्रो करता हूं इधर। सुना तुम सो रहे हो, जो सोता है वो
हाँ, वेरी गुड। लो जी। हाँ जी, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। मुझे जब एचसीपी बनाना है, बस एक लाइन पे फोकस करना, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है ये, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है ये, नथिंग एल्स। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप एचसीपी बनाना चाहते हो ना, तो एक लाइन में यहां लिख रहा हूं, सुनो। सेम टाइप ऑफ द voids are occupied in 3D। एक ही टाइप की void, एक ही टाइप की, इधर और इनमें से किसी एक void को 3D में बार बार ऑक्यूपाई करवा दो। मान लो आपके दिमाग में मैंने ऊपर जिसका इपिक है उसको ऑक्यूपाई करवाना है, ठीक है जी। अब इतना तो देखा होगा ना कभी कि अगर ये वाली void ऑक्यूपाई हो गई, अगर ये वाली void ऑक्यूपाई हो गई, ये वाली void फिर वही ऑक्यूपाई होएगी, फिर उसके जैसी void सेम टाइप की void एक बार में ऑक्यूपाई होएगी। जो दूसरी वाली void है वो ऑक्यूपाई हो ही नहीं सकती है। एक बार फिर, अगर आपने void ऑक्यूपाई करवा दी, कौन सी वाली, मान लो आपके दिमाग में अगर मैं ना ऊपर जिसकी इपिक है उसको ऑक्यूपाई नहीं करवाना चाहता या चाहती, तो आप इसको ऑक्यूपाई करवाना शुरू करोगे जब, ठीक है जी, जिसकी इपिक नीचे साइड है। ये लो जी, ये लो जी। तो सीन कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया। जैसे मोबाइल है ना बच्चे, इसको हेक्सागोनल मान लो आप, इसके ऊपर इसके नीचे, इसके ऊपर इसके नीचे सेम टाइप की वर्ड्स को 3D में ऑक्यूपाई करवाते चले जाओ, तो नीचे भी सेम अरेंजमेंट बन जाएगी। फिर एक हेक्सागन, फिर 3, 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 ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। लेकिन जो मैं इसके आगे लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना, ऑल्टरनेट ट्रायंगुलर voids are occupied in 3D arrangement of the hexagonal lattice। alternate of the hexagonal lattice। कैसे, सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैंने क्या किया, इस जगह पे void ऑक्यूपाई करवा दी जिसकी इपिक अपर साइड थी, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बन गया। और इसमें मैंने ऑक्यूपाई करवा दी जिसका इपिक डाउन साइड था, तो अरेंजमेंट कुछ ऐसी बन गई। अगर आप HCP और FCC में एग्जैक्ट डिफरेंस समझना चाहते हो, तो आपको शायद समझ में आए कि ए लेयर के बाद बी के बाद ए का रिपीटेशन है, ए लेयर के बाद बी के बाद सी डिफरेंट है। तो ये ए बी ऑफ हेक्सागोनल है, और ये ए बी सी ऑफ द हेक्सागोनल है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें अभी भी 12 ही है, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही है। समझ पाए? तो 6 इस जगह पर, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 यहाँ, 3 ऊपर 3 नीचे, बस अरेंजमेंट डिफरेंट है, बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी। पैकिंग फ्रैक्शन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.74, पैकिंग फ्रैक्शन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.74। अब देखो, अगर आपको ये एग्जैक्ट समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो गूगल पे एक बार सर्च मार के आपको वहां दिखा देते हैं। बस आपका यस और नो क्लियर है सभी बच्चों को? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर। अब यहाँ ना दो टाइप की वॉइड्स निकल के आ जाएंगी नई। एक तो तुमने देखा था जब स्क्वायर लेटिस था, फिर मैं कह रहा हूं दिमाग पे जोर मारना, स्क्वायर लेटिस, स्क्वायर 2D होता है, ये तो वहां होती है स्क्वायर वॉइड। चलो, फिर होता है हेक्सागोनल, वो तो 2D है, उसमें होती है ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं FCC में गया, तो वहां मुझे अब दो नई टाइप की वॉइड्स दिखनी शुरू हो गई, जिसका नाम है टीवी एंड ओवी, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो
उसके बारे में बात करें, फिर ये चैप्टर खुलकर इसके क्वेश्चन होने शुरू कैसे होंगे कि मैंने कॉर्नर पे ए रखा, मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड पे बी रखा, मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे सी रखा, मैंने सेंटर पे डी रखा, अब बताओ फॉर्मूला क्या है, ऐसे ढेरों क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। ठीक है जी, तो कुल मिलाकर अगर आपको ये पक्का समझ में आया है, ये लो जी, ये चलो जी, अब मेरे पास voids इन द FCC और CCP अरेंजमेंट सेम आप किसके बारे में बात कर सकते हो, HCP के बारे में। क्लियर ना। अब हाँ जी, दो टाइप की voids होंगी, वो हमें समझना है। टू टाइप ऑफ द voids। ओके, एक का नाम है टेट्राहेड्रल void और दूसरे का नाम है ऑक्टाहेड्रल void। तो जरूरी है कि मुझसे पहले ना एक अरेंजमेंट ड्रॉ कर दें, जो कल परसों भी ड्रॉ की थी, FCC अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। लो जी, ये बन गया आपके पास। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो, इसमें मैंने क्या करना है, कॉर्नर 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 कॉर्नर, इसके अलावा फेस सेंटर, इसके अलावा कॉर्नर तो 8 ऑक्यूपाई करवा दिए हमने, फेस सेंटर, ये पेन यूज कर रहा हूं फेस के लिए, फेस सेंटर, फेस सेंटर, फेस सेंटर। ठीक है जी, ये फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, ये वाला फेस सेंटर, आमने सामने पूरे 6 हो गए। एक बार इससे नजर हटाओ फिर देखो, नजर हटाओ फिर देखो, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करते हैं बच्चे। टाइम अपडेट बोलता है 11:47, नाउ 13 मिनट उधर 10 इधर, टोटल 23 मिनट्स मेरे पास बचे हुए हैं। और अगर आप पक्की गल श्योर है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो आराध्या क्लास में है, समझ में आ रहा है पुत्र? चलो, गुरिंदर था एक बच्चा ना, मुझे लगता है। हाँ हाँ जी, हो बच्चे क्लास में, एक और आवाज आई है तीसरी। हाँ जी, कोई नहीं, सॉरी के लिए यार, आपका नेट नेट अपने तो सॉरी मंगो, आप दस रहे, कोई चक्कर ही नहीं है। ये देखो बच्चे, मेरे पास ना ये FCC है, हम जियो वाले को बोलेंगे तुम सॉरी मांग हमसे यार। बच्चे देखो इधर ना, मुझे FCC अरेंजमेंट पे जाना है, FCC पे। ठीक है, FCC अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। मैंने रेड वाले ना कॉर्नर बना दिए, रेड वाले मैंने कॉर्नर बना दिए। ठीक है, और जो स्काई ब्लू टाइप से है, क्लियर, वो मैंने फेस के सेंटर बना दिए। तो मेरे पास एक्चुअल अरेंजमेंट क्या हो गई है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब मैं इनके अंदर ना टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड ढूंढने पे निकल रहा हूं। वॉइड मतलब खाली जगह, वॉइड मतलब खाली जगह, FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो थोड़ा सा मेरे को ध्यान से सुनना, क्लियर, कंफ्यूजन हो तो मेरे से बात कर लेना। ये मैंने ना एक छोटा स्फीयर, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब आपको मेरे को बस इतना बताना है, ऐसे कितने स्फीयर, स्फीयर वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, ऐसे कितने क्यूब, मैं वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, ऐसे कितने क्यूब इस गिवन क्यूब के अंदर तुम्हें दिख रहे हैं जिनको मैंने शेडेड किया है। हाउ मेनी
सेम स्मॉल क्यूब्स आर प्रेजेंट इन दिस गिवन क्यूब। 8 है, 8 है, 8 है। एक आपको दिख रहा है शेडेड वाला, 2 इसके पीछे, 2 साइड में, और 4 के नीचे 4। अब मैंने एक छोटा सा काम किया, छोटे क्यूब को हाईलाइट करके अलग से लिख लिया है। जो शेडेड वाला था ना बच्चे, इसको मैंने हाईलाइट करके यहां लिख लिया है, छोटे वाले को। अब इसमें जो जैसा था वैसा ही मैं मार्क करूंगा उसको। यहां था आपके पास, उसके बाद ये खाली पड़ा हुआ है अगला वाला। यहां है स्फीयर, उसके अगला खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद है स्फीयर, है, उसका अगला खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद है स्फीयर, हाँ जी है, बाकी खाली पड़े हुए। मतलब मैं कह रहा हूं जल्दीबाजी मत करना, अगर नहीं समझ में आया तो सब साफ हो जाना है, समझ में आ गया तो तुम किंग हो जाओगे सॉलिड चैप्टर के। इतनी सी बात है बस, क्योंकि इसके बाद टेक्निकल नॉलेज खत्म हो जाएगा, इसके बाद टेक्निकल इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। मैंने क्या कहा, पहले मैंने एक एफसीसी बनाया, जैसे मेरे किसी बच्चे ने पूछा था। फिर मैंने उस बच्चे को कहा कि आपको मैं एक शेडेड क्यूब दिखा रहा हूं, क्यूब। उस क्यूब जैसे टोटल कितने क्यूब हैं? सभी बच्चों ने कहा सर एक तो आपने शेडेड किया है, उसके पीछे एक, उसके साइड में 2, इन चारों के नीचे 4, तो टोटल 8 हुए। फिर हमारा अगला गेम शुरू हुआ। मैंने बच्चों को कहा, मैंने कहा जिसको शेडेड किया है उसको मैं अलग से हाईलाइट कर रहा हूं, कहते कर दो। उसको हाईलाइट करने के बाद जो स्फीयर जैसे कलर का था वैसे मैंने लिख दिया है। क्लियर? चेक करें, मेरे पेन का लोकेशन चेक करना। यस नो, यस नो, यस नो, वही सेम वापस करें, यस नो, यस नो, यस नो, वही तो चल रहा है यहां भी। बोलो भाई, ये चेक करना। 1-2 मिनट फालतू लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर पूरा होना चाहिए। अब देखो, अब थोड़ा सा और अंदर घुसो इसके। जैसे ही थोड़ा सा और अंदर घुसोगे ना, तो आप समझ जाओगे मैं एक्चुअल में आपके दिमाग में क्या डालने की कोशिश कर रहा हूं। एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग, एक चैप्टर था जिसका नाम था केमिकल बॉन्डिंग। वहां एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जब बनती थी ना, कुछ ऐसी बनती थी। ठीक है जी, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, 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 वही हरकत हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ हाँ, चेक कर लेते हैं, अगर मैंने गलती की है तो चेक कर लेते हैं। एक कॉर्नर था बड़े वाले का, ठीक है, उसके बाद उसका एज था खाली पड़ा हुआ था, उसका पड़ोसी मेरे पास भरा हुआ था, वो ब्लू था। क्लियर? फिर उसके नीचे में गया तो एक खाली निकल आया। फिर मैं इधर आया तो मेरे को स्फीयर स्फीयर स्फीयर। ये एक्चुअली में गलती पता है क्या कर रहे हो बच्चे तुम? मैं गलती नहीं कर रहा, हल्का सा आपसे मेरे ख्याल में पहचानने में दिक्कत हो रही है, या मैं भी एक बार मैं भी झांक लेता हूँ इसको, थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं, वैसे ही बड़ा कर लेते हैं इसको। पहला ये रहा, मैं यहाँ पेन लेके जा रहा हूँ, गलती हो सकती है। यस नो, यस नो, उसके बाद इसका जो यस है ना वो यहाँ आएगा। हाँ ये मैंने गलती की है, एग्जैक्ट। ठीक है, अब समझ गए ना? ठीक है ठीक ठीक है, हल्की मिस्टेक हुई है। मिस्टेक मतलब कलर में मिस्टेक हुई है, वैसे कोई मिस्टेक नहीं हुई, कलर में मिस्टेक हुई थी। ठीक है, अब हुआ क्या, वापस वहीं पहुंच जाते हैं। वापस वहीं पहुंचने लगे तो आपको दिख गया होगा कि इसके अंदर जो खाली जगह है, ये वाली वेकेंट स्पेस, एम्प्टी स्पेस, इस छोटे क्यूब के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वो टेट्राहेड्रली जो खाली स्पेस है वो टेट्राहेड्रली 4 अलग अलग स्फीयर से सराउंडेड है। और जो 4 अलग अलग स्फीयर से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है, तो उस खाली जगह का नाम आपने क्या कर दिया? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो मेरे से कोई पूछेगा एफसीसी का जेड कितना होता है, बच्चे जितने क्लास में बैठे हैं इमीडिएटली आंसर देंगे 4। फिर मैं पूछूंगा एफसीसी का जेड अगर 4 है तो टीवी कितनी निकली? आपने कहा जी गिन के देख लो, 8 छोटे क्यूब हैं तो 8 टीवी निकल आई। सॉलिड चैप्टर की खासियत पता है क्या है? समझने के बाद टेबल बनाकर उस टेबल को ही देखा करो। तभी बोल रहा हूं इस चैप्टर को 2 पेज में फाइनली लिख लोगे तुम लोग, कोई बहुत बोदर नहीं है। समझना एक बार होता है कि टीचर से
जो समझा रहा है उसको समझ लो ढंग से कि उसने सबसे पहले एक एफसीसी बनाया, टीचर ने सबसे पहले एक एफसीसी बनाया, टीचर ने सबसे पहले एक एफसीसी बनाया। उस एफसीसी बनाने के बाद उसके अंदर से एक छोटा क्यूब उठाया, छोटे क्यूब को उठाकर उसकी खाली जगह में झांका, उस खाली जगह को झांका तो वो चार स्फीयर, चार गोलों से, चार स्फीयर से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है। जब वो टेट्राहेड्रली सराउंडेड है तो उस खाली जगह का नाम आपने क्या कर दिया, टीवी। उसने कहा इस एफसीसी में टोटल कितने टीवी हैं? बच्चों ने कहा इसके अंदर टोटल टीवी आपके पास 8 है, हर एक में छोटे में एक, फिर छोटे में एक, फिर छोटे में एक, 8 टोटल है। तो टोटल 8 इसमें क्या निकल आएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। पक्की बात है। अब हम इसमें बाकी खाली जगहों पे झांकते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तरफ बढ़ते हैं। चेक करना एम्प्टी स्पेस और कहां कहां है। एक तो बॉडी का सेंटर खाली पड़ा हुआ है, एक तो बॉडी का सेंटर खाली पड़ा हुआ है, एक खाली पड़ा हुआ है एज का सेंटर। ध्यान से देख लो चाहे, हमें तो खाली जगह ढूंढनी है ना बच्चे, हमें तो खाली जगह ढूंढनी है ना। ये देखो खाली जगह, ये वाली जगह मैं इसको इससे रब कर, ये खाली जगह है, ये भी 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 खाली जगह है। एज का एज का एज का एज का एज का सेंटर, एज का सेंटर, एज का सेंटर खाली पड़ा हुआ है। ये एज का सेंटर खाली है, ये एज का सेंटर खाली है, एज सेंटर खाली है, एज सेंटर खाली है। तो मैं आप बच्चों को इनवाइट कर रहा हूं, मेरे साथ आ जाओ एक बार। इस एज के सेंटर खाली को मैं हाईलाइट पोर्शन में लेके चलूंगा, चेक करना। ये एज का, इससे अच्छा मैं आपको लेके चलता हूं बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में। यहां मैं गया, यहां मैं पहुंचा, ये बॉडी का सेंटर है, खाली पड़ा है। मेरे साथ रहना। एक इधर फेस का सेंटर, एक इधर फेस का सेंटर, इधर फेस का सेंटर, फेस का सेंटर, आपकी साइड और आपसे दूर फेस का सेंटर। चेक करना ये ऐसे SF6 टाइप का ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बन गया। जैसे ना सेंटर में सल्फर पड़ा हुआ है और उसको ऑक्टाहेड्रली 6 फ्लोराइड सराउंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ शेप बन गया। अगर ना समझ में आए, क्लियर ना, कई बार बच्चों को लगता है कि 2 ही लोग बोले जा रहे हैं, उन्हीं को ज्यादा समझ में आ रहा होगा। मैं सभी का सपोर्ट चाहता हूं तभी बात बनेगी। और सपोर्ट मैं कौन सा इलेक्शन में खड़ा हो रखा हूं बच्चे, आपके सपोर्ट मतलब आपका फेवर जहां हो जाएगा, क्लियर ना। ये 2 इधर, ये 2 इधर, ये 2 इधर, अगर मैं इनको आपस में मिला लूं तो एक एग्जैक्ट मेरे पास 8 फेस का, 8 फेस का, 8 फेस का शेप बनता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, ऑक्टाहेड्रल। चाहे तो आप झांक के देख लो इसमें, क्लियर, जिसको मैंने हाईलाइटेड पोर्शन में रखा है। अब मैं इसको यहां से उड़ा देता हूं एक बार, सारा 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 उड़ा देता हूं। चेक करना बच्चे, अब मैंने पता क्या कहां जाना है, एज के सेंटर में जाना है, इस जगह पे एज के सेंटर में। एज के सेंटर में जाकर फेस सेंटर पहला, कॉर्नर दूसरा, कॉर्नर तीसरा, फेस सेंटर चौथा। ये तो 4 ही हुए सर, तो फंस गए। ये अकेले इसके पड़ोसी और इसका एक और पड़ोसी। वापिस हाईलाइट कर रहा हूं, फेस का सेंटर, खाली जगह कहां है, एज के सेंटर में, खाली जगह एज का सेंटर, उसका एडजेसेंट फेस सेंटर, उसका एडजेसेंट कॉर्नर, उसका एडजेसेंट कॉर्नर, उसका एडजेसेंट फेस सेंटर, उसका एडजेसेंट फेस सेंटर, उसका एडजेसेंट कॉर्नर। तो यहां भी आपके पास एक वापिस ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बन गई है। कहना क्या चाहते हो, ये कहना चाहते हैं बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एज वेल एज के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एज वेल एज के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एज वेल एज के सेंटर में मुझे कौन मिलती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बॉडी का सेंटर तो एक का कंट्रीब्यूशन करता है, जबकि एज का सेंटर आप ही ने बताया था कल मेरे को, मैंने फोटो बना के बताई थी, 1/4 का कंट्रीब्यूशन करता है।
तो आपके पास एज पे कितनी वॉइड्स आ गई? 3। और सेंटर में कितनी वॉइड्स आ गई? 1। तो टोटल आपके पास ओवीज कितनी आ गई हैं? 4। तो अगर किसी बच्चे को पता हो कि जेड की वैल्यू अगर 4 हो तो टीवीज निकलती हैं 8 और ओवीज निकलती हैं 4। और ये ऑलवेज का रूल बना लेना, जो यूनिट सेल कांस्टेंट होएगा, जो यूनिट सेल कांस्टेंट होएगा, जैसे एचसीपी है उसका यूनिट सेल कांस्टेंट 6 होता है, अभी बताने वाला हूं। जिसका यूनिट सेल कांस्टेंट जेड जेड, अगला पेज कर लूं एक बार मैं। कौन सा नंबर चल रहा था? 4, ये 5, ये 6, ये 7। अगर किसी का जेड, अगर किसी का जेड एन है तो उसका जो टीवी है वो 2n होएगा और ओवी उसका क्या होएगा? एन ही होएगा। ठीक है जी। इस पर बेस्ड ढेरों क्वेश्चन आपकी आरपीएस असाइनमेंट बुकलेट सब में पड़े हुए हैं। सॉलिड चैप्टर की आरपीएस असाइनमेंट को प्राइमरली करना भाई, क्लियर ना, क्योंकि बुक में थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चंस ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड घुमा के डाले हैं, ज्यादा मतलब 10-1% क्वेश्चन के आसपास है, जो 3D थॉट बहुत ज्यादा है। तो पहले आरपीएस असाइनमेंट, उससे डेवलपमेंट, फिर बुक पे आ जाना उसके। और हमने टेक्निकल सारा काम कर लिया है, क्लियर। तो टीवी, अब मान लो आप एचसीपी की बात कर रहे हो जिसका जेड 6 है, तो कोई भी इसमें जो टीवी है वो 12 बोल देगा और ओवी एग्जैक्टली उसमें कितने बोल देगा? 6 बोल देगा। इनको लोकेट भी किया जा सकता है, इनको लोकेट भी किया जा सकता है, क्लियर ना। तो कुल मिलाकर जब आप कहीं भी जेड की वैल्यू जो लिख के बैठे हो, मैं क्वेश्चन बताऊं इस पर क्या आता है। कई बार आपसे पूछेगा कि आपके पास CrCl3 है, मैंने कहा ठीक है आपकी बात मान ली। फिर बोलेगा VCl, सॉरी CrCl6 है, मैंने कहा आपकी बात मान ली। ऐसी कभी कभी आपको दे देगा VCl5 है, मैंने कहा आपकी बात मान ली। वो पता क्या कहेगा, जो आपके पास क्लोराइड है वो लेटिस पॉइंट्स पे है, लेटिस पॉइंट्स ऑफ एफसीसी पे है। बच्चों को लैंग्वेज समझ नहीं आती कई बार, लेटिस पॉइंट्स ऑफ एफसीसी का मतलब क्या है भाई? एफसीसी के लेटिस पॉइंट तो 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर होते हैं, क्लियर ना। लेटिस पॉइंट्स ऑफ एफसीसी पे कौन है? क्लोराइड, सभी के अंदर। तो यहां से आप रीडिफाइन करोगे कि इसका Z3 है, इसका Z6 है, इसका Z5 है। वापस सुन लो, लेटिस पॉइंट्स ऑफ एफसीसी, अच्छा गोली मारो। लेटिस पॉइंट्स ऑफ सिंपल 8 कॉर्नर, लेटिस पॉइंट्स ऑफ बीसीसी, लेटिस पॉइंट्स ऑफ बीसीसी 8 कॉर्नर 1 बॉडी सेंटर। लेटिस पॉइंट्स ऑफ एफसीसी 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर। अब वो कह रहा है क्लोराइड ने ऐसी अरेंजमेंट बनाई कि वो लेटिस पॉइंट्स पे आ गया, तो जेड का वैल्यू 3, जेड का वैल्यू 6, क्लियर। और जेड की वैल्यू क्या हो गई है? 5 हो गई है। अब मेरे से कह रहा है टीवी बताओ, मैंने कहा जी टीवी इसमें 6 है, ओवी इसमें 3 है, टीवी इसमें 12 है, ओवी इसमें 6 है, टीवी इसमें 10 है, ओवी इसमें 5 है। तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, घबराना मत, सोच समझ के आंसर लिख के आ जाना। अब इसमें भी क्वेश्चन एक और पूछ लेगा, वो कहेगा मान लो, सपोज करो, क्लियर, कि आपके पास जो क्रोमियम है, ठीक है, क्रोमियम है, क्रोमियम किसी भी फॉर्म में है, मान लो चाहे +3 है, चाहे +6 है, चाहे वेनेडियम है, जो भी है, जो भी है, वो आपके पास ओवी में, मान लो वो ओवी में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड्स ऑक्यूपाइड, व्हाट फ्रैक्शन, तीनों क्वेश्चन का जवाब लिखना है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉइड्स इज ऑक्यूपाइड। अच्छा टोटल वॉइड कितनी है इसमें? 9, इसमें कितनी है? 18, इसमें कितनी है? 15। क्रोमियम तो बेचारा एक ही है, तो टोटल वॉइड आपके पास इसके अंदर 9, इसके अंदर 18, इसके अंदर 15, क्लियर ना। ये क्या है भाई, खाली जगह लिखनी थी मेरे को ना। 15 क्रोमियम 1, क्रोमियम 1, वेनेडियम 1।
मान लो ये CR2 होता, CR2 तो 2/9। मान लो ये CR3 होता 3/9। मान लो ये आपके पास CR5 होता है, ऐसे सपोज किए जा रहे हैं, तो 5/9। कुल मिलाकर मेरा कहना ये है, जैसा क्वेश्चन होगी वैसी हमारी डीलिंग हो जाएगी। क्या इसको एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं बच्चे? तो HCP का Z इज इक्वल टू 6 मैं समझा दूं आपको। HCP का Z 6 कैसे आया अभी बता देते हैं जी। इससे पहले किसी को आई थिंक कोई दिक्कत होएगी नहीं। कहां कहां पे आपके पास कॉर्नर है, कहां फेस सेंटर है। और अच्छा एक बात सुनो, सिंपल सी बात कर रहा हूं। एक BCC अरेंजमेंट है ये वाली, ठीक है। इसमें कितनी टीवीज हैं? और कितनी ओवीज हैं? तो अब मैं पीछे चलूं। अब ये पढ़ना थोड़ा सा, ये हेडिंग पढ़ना। हाँ, और आप मुझे क्या कह रहे हो? हाँ तो क्या कह रहे हो? गलत बता रहे हो कि सही बता रहे हो? हाँ यही कह रहा हूं। तो ये टाइप के ढेरों मिसकंसेप्शन मेरे पास निकल के आते हैं कि सर BCC में कितनी टीवी है। मैंने कहा BCC में टीवी नहीं होती यार, BCC के घर पे टीवी है ही नहीं, मतलब टेट्राहेड्रल है ही नहीं। सो सिंपल में बताओ, अरे सिंपल में क्यूबिक वॉइड है बच्चे, खाली जगह का नाम क्यूबिक वॉइड है। मिसकंसेप्शन नहीं बनाने। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो खाली जगह है ना, इसका नाम क्यूबिक वॉइड है, जो सिंपल क्यूब के अंदर है। और जब वो भर गई, जब वो ऑक्यूपाइड हो गई, जब वो ऑक्यूपाइड हो गई, जब वो ऑक्यूपाइड हो गई, तो उसका नाम BCC बन गया। तो आपको टीवी ओवी कहां मिलते हैं पता है? HCP एंड FCC। ऐसे थोड़ी है कि सिंपल के अंदर भी टीवी ढूंढने लग जाओगे तुम लोग। सिंपल में वॉइड होती है, हाँ होती है ना, क्यों नहीं होती है। मैं एक बार फिर रिफाइन करता हूं चीजों को, एक बार फिर सुनना। सबसे पहले मैंने आपको एक स्क्वायर लैटिस दिया, सबसे पहले मैंने आपको एक स्क्वायर लैटिस दिया, ये वाला। वॉइड तो इसमें भी बनी, हाँ बनी, नाम रख दिया उसका स्क्वायर वॉइड, कहानी खत्म। फिर एक आपको मैंने हेक्सागन दिया, हेक्सागन 2D था, उसमें एक वॉइड बनी, उसका नाम रख दिया ट्रायगनल वॉइड। फिर हम आगे चले, फिर उसके बाद मुझे एक सिंपल क्यूब मिला, सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब का सेंटर खाली पड़ा था, उसका नाम रख दिया क्यूबिक वॉइड। जब उस वॉइड को ऑक्यूपाई करा दिया तो बन गया बॉडी सेंटर्ड क्यूब। फिर मुझे हेक्सागनल FCC बनी है, 3D है। इनमें मुझे दो टाइप की वॉइड मिली, इनमें मुझे दो टाइप की वॉइड मिली। एक वॉइड का नाम, एक वॉइड का नाम FCC है, दूसरी वॉइड का नाम सॉरी मेरी गलती, एक वॉइड का नाम टेट्राहेड्रल वॉइड है और दूसरी वॉइड का नाम ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सिंपल क्यूबिक, सिंपल 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 क्यूबिक में कौन सी वॉइड है, देन योर आंसर शुड बी क्यूबिक वॉइड, सिंपल क्यूब क्यूबिक वॉइड। क्लियर? व्हेन इट इज ऑक्यूपाइड BCC बन गया। और फिर पूछेगा टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलती कहां है, तो आपका आंसर होएगा इन द HCP एंड FCC। ये कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है जी। तो जो मेरे पास टाइम बचा है 2 मिनट, उसमें मैं आपको हल्का सा आइडिया और दे दूं, इसको आप इमीडिएटली समझ जाओगे। BCC की जो सेंटर वाली वर्ड थी वो तो ऑक्यूपाई होगी ना बच्चे, उसके 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 एज पे जगह खाली पड़ी हुई है, एज पे यहाँ पे वो भी 13% जगह खाली है सिर्फ, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था। तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दे पा रहे हम लोग। जो BCC है ना बच्चे, उसका ये वाला इतना इतना हिस्सा तो आपने क्या कर दिया, ऑक्यूपाई करा दिया। ये वाला ये ऑक्यूपाई हो गया, तो ये जो एज है ना, एज का ये वाला हिस्सा खाली है जिसमें 13% जगह खाली है सिर्फ। हाँ 1 सेकंड रुक जाओ बेटा, 1 सेकंड रुक जाओ, बस 1 सेकंड। ये लो,
लो जी, ये एग्जैक्टली आपके पास ना HCP अरेंजमेंट बन गई है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और इसी को 3D में रिपीट करते चले जाओ तो देखना कभी भी इस लेयर के बाद, हाईलाइट कर रहा हूं, इस लेयर के बाद, इस लेयर के बाद ये, फिर ये जो येलो कलर है रिपीट हो जाएगा, फिर ब्लू कलर रिपीट, येलो रिपीट, ब्लू रिपीट, येलो रिपीट, ब्लू रिपीट, ऐसे चलता जाएगा। अब जो मैं कहना चाहता हूं उस पे आ जाओ आप लोग। यहां आपके पास टोटल 6 स्फीयर्स हैं। ये इस फेस का सेंटर है, हाफ का कंट्रीब्यूशन, फेस का सेंटर हाफ का कंट्रीब्यूशन। अगर ये क्यूब का कॉर्नर होता तो 1/8, हेक्सागोनल का कॉर्नर है तो 1/6 का कंट्रीब्यूशन। 6 के साथ डायरेक्टली टच होएगा ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हमने जब हेक्सागोनल बनाया था, पीछे लेके जाऊं आपको, जिसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल थे। और ये बॉडी का पार्ट है, ये बॉडी का पार्ट है, तो कंट्रीब्यूट्स 1 1 1 3 बार। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लें जेड की, 6 इंटू 1/6, 1 इंटू हाफ 1.5, सेंटर में 3 इंटू 1, फिर वापस नीचे की तरफ आ गए, 6 इंटू 1/6, 1 इंटू हाफ। समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, तो बस इसके बाद एक डेंसिटी का फॉर्मूला लिख देंगे और 20 मिनट लगा देंगे कि कॉर्नर रिमूव कर दें, क्लियर, फेस सेंटर रिमूव कर दें, बॉडी डायगोनल रिमूव कर दें, तो कौन कौन कहां कहां से रिमूव होएगा। उसके बाद फिर बोलो बोलो। बस यही था कि मैंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको क्या बताना है, क्योंकि 1 मिनट ऊपर हो गया था, मुझे क्लास छोड़नी पड़ेगी। आप पूछो, फिर मैं बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। वही 1 या 2, हाईएस्ट 2, मिनिमम 1। और वो भी फॉर्मूला मेकिंग आता है बच्चे की, ए कॉर्नर पे या बी बॉडी सेंटर पे, या फॉर्मूला बता दो, वो कल मैं काम करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप डिस्कस कर लेना, नंबर सबके पास है ही। ओके बेटा, ओके।